बच्चों, नए सेशन 2026-27 के लिए मिड टर्म एग्ज़ाम के पेपर भी आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं सॉल्यूशन के साथ। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आप पूरा पेपर देख पाओ, समझ पाओ कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो क्लास ग्रुप में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। हिंदी के साथ ही आप और कौन से सब्जेक्ट का पेपर देखना चाह रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न आएगा आपको, एक अपठित बोध यानी कि एक ऐसा पैसेज जो आपके हिंदी के सिलेबस में नहीं होगा, कहीं बाहर से आएगा। इसके आपको आंसर देने हैं। क्या सवाल है, पैसेज क्या है कि रविंद्रनाथ ठाकुर बचपन में छिप छिप कर लिखा करते थे। अपनी पहली कविता उन्होंने 8 वर्ष की आयु में लिखी और 16 वर्ष की आयु में उनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। मन तो उनका संगीत से सराबोर था ही, गला भी उनका मधुर था। बचपन से ही वे गीत लिखते, उनकी धुन बांधते और अत्यंत ललित कंठ में गाया करते। बच्चों से उन्हें अपार प्रेम था, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वह उनसे केवल प्यार ही नहीं करते बल्कि उनका खूब आदर भी करते थे। बच्चों के लिए लिखी गई उनकी पहली कविता थी विष्टि पड़े टापुर टुपुर। बाद में उन्होंने बच्चों के लिए शिशु भोलनाथ अनेक कविताएं लिखी। तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में है। और अब आपने ये जो पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपको एक प्रश्न है जिसके 4 ऑप्शन है। 4 में से आपको एक ही लिखना है, सही आंसर एक ही है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर की जब पहली कविता प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है। यहाँ पे उनकी जो पहली कविता थी वो जब वो 8 वर्ष के थे तब उन्होंने पहली कविता लिखी थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रकाशित कब हुई। तो उनकी जो पहली कविता संग्रह प्रकाशित हुई वो हुई 16 साल की एज में, है ना। तो यहाँ पे 8 और 16 दोनों आंसर इसके सही है, क्योंकि ये भी नहीं लिखा कि उन्होंने कविता कब लिखी। और प्रकाशित हुई कविता संग्रह, है ना, तो कविता संग्रह भी नहीं लिखा इन्होंने। एक कविता प्रकाशित नहीं हुई, 16 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं ऐसी कंडीशन में। दूसरा सवाल है, गला भी उनका मधुर था, इसका क्या मतलब है। तो गला मधुर होना मतलब होता है कि वो मीठा गाते थे, अच्छा गाते थे, है ना। कुछ लोगों का गला बड़ा मधुर होता है, वो बोलते हैं बड़ा मीठा, गाते बड़ा अच्छे, है ना। तो इसका आंसर होगा, आपने क्या करना है 4 में से या 4 ऑप्शन नहीं लिखने, सिर्फ ये लिख देना अच्छा गाते थे। अब अगला प्रश्न आपको थोड़ा सा लिखने वाला रहेगा। इसका आंसर आपको रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बच्चों के लिए लिखी किसी एक रचना या पुस्तक का नाम लिखो। तो विष्टि टापुर टुपुर, यहाँ पे इनकी जो कविता थी विष्टि टापुर टुपुर, ठीक है। और शिशु भी था, शिशु भोलनाथ भी था, भोलानाथ। तो इन तीनों में से कोई भी एक लिख दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बच्चों के लिए लिखी विष्टि टापुर टुपुर ग्रंथ का नाम, ठीक है। उसके बाद अगला है, गद्यांश पढ़कर आपको रविंद्रनाथ ठाकुर के भीतर कौन कौन से गुण नजर आए, 2 गुणों का बताना है। तो बहुत सारे गुण थे उनमें। पहला, उनका कंठ बड़ा मधुर था, वो मीठा गाते थे। दूसरा, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तीसरा, वो कविताएं लिखते थे। चौथा, कमेंट में बताना है आपने आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो और आप और किस सब्जेक्ट का आपका क्या नाम है और किस सब्जेक्ट की आप और वीडियो चाह रहे हो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न के उत्तर के साथ। अगला आपके पास जो आएगा प्रश्न वो रहेगा, एक कविता रहेगी और इस कविता को आपने पढ़ना है। इस कविता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। कविता क्या है
कि सारे जग के शुभ चिंतक ये पेड़ बहुत उपकारी, सदा सदा से वसुधा इनकी ऋणी और आभारी। परहित जीने मरने का आदर्श हमें सिखलाएं, फल देते ईंधन देते हैं, देते औषधि न्यारी, छाया देते और देते हैं सरस हवा सुखकारी। ऑक्सीजन का मधुर खजाना भर भर हमें लुटाएं। तो पेड़ों की महिमा यहाँ पे गाई है। और का पहला सवाल है कि काव्यांश में शुभ चिंतक कहा है किसको? तो शुभ चिंतक कौन है? पेड़ों को कहा है। ठीक है। अगला काव्यांश में सदा सदा का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सदा का मतलब हमेशा और सदा सदा मतलब हमेशा हमेशा। भर भर हमें लुटाएं पंक्ति में हमें शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो हमें सभी जनमानस के लिए। जो ये कह रहे हैं कि भर भर हमें लुटाएं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, खाना खजाना देते हैं, छाया देते हैं, औषधि देते हैं, ईंधन देते हैं, तो ये हम पर लुटाते हैं। हम पर यानी कि इंसानों पर। तो यहाँ पे जो हमें है वो इंसानों के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरा काव्यांश के अनुसार पेड़ क्या क्या देते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें देते हैं। आपने दो वस्तुओं का वर्णन करना है। पहला आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा वो में छाया देते हैं, तीसरा ईंधन लकड़ी देते हैं। अच्छा, चौथा क्या देते हैं? आप हमें कमेंट में बताइएगा। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करें, जिससे हमें ये पता लगे कि आप हमारी वीडियो को किस स्कूल से देख रहे हैं और आपका प्यारा सा क्या नाम है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला है आपके पास व्याकरण से रिलेटेड है। मुंह मोड़ लेना मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखेंगे। तो मुंह मोड़ लेना से आपने एक सेंटेंस बनाना है। क्या बनाएंगे? मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना तो माँ ने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना लोगे। पत्र शब्द के दो अर्थ, अलग अलग अर्थ, यानी कि पत्र के पर्यायवाची। पत्र को चिट्ठी बोलते हैं, पत्र को संदेश बोलते हैं, पत्र को खत बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नाम है पत्र के, दो लिखने आपको। अगला परिवार के साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखेंगे, है ना। एक शब्दांश के लिए एक शब्द है। परिवार के साथ मतलब पारिवारिक, है ना। और इसे आप सपरिवार लिखें, है ना। तो सपरिवार यानी कि परिवार के साथ। अब आपको यहाँ पे मिलान करनी है। आपने तीन शब्द आपको यहाँ दे रखे हैं, तीन शब्द आपको यहाँ दे रखे हैं, तीनों से आपको मिलाना है। तो जो चमकीला शब्द है वो क्या है? चमकीला शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है। दिया का मानक रूप क्या है? दीपक। अंधकार का समानार्थी क्या? तिमिर। अंधकार को तिमिर कहते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता है, हमने एक जलाते चलो में तिमिर शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे भी मैं एजुकेशनल अपडेट आपको शेयर करता रहता हूँ। नंबर आईडी डिस्क्रिप्शन में। आगे है चावल लेते आना, रिक्त स्थान पर उचित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण, अगर आपने विशेषण नहीं पढ़े तो एक वीडियो है जो मैंने अपने चैनल पर डाली है, आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे परिमाण में 2 किलो चावल, 5 किलो चावल, कुछ भी लिख देंगे आप। अगला है तुम डैश जा रहे हो, आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कहाँ। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। आगे क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका अकर्मक, तो दूसरा होता है सकर्मक। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। अगला है मैं ही प्रथम आऊँगा, वाक्य में ही का प्रयोग क्या? अपनी बात पर बल देने के लिए किया है। तो ये कह रहे कि सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है ना। मैं ही करूँगा, तो ये जोर दे रहे हैं। आगे है फिर से पैसेज। अब ये जो पैसेज है आपके मल्हार बुक से है,
आपको पैसेज को पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। जन्म हुआ प्रयाग में 1904 में, बाद में हम झांसी आकर के बस गए। तो जन्म तो उनका प्रयाग में हुआ था और वो झांसी आकर के बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। किस में भर्ती हुए थे? सिपाही के रूप में। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। जो उनका रेजिमेंट था उनका हॉकी में अच्छा नाम था, पर खेल में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते हैं। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते, जब चाहे अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया यानी कि अनट्रेन था, नया नया सीख रहा था। अब ऐसे कुछ सवाल है। गद्यांश के अनुसार लेखक किस शहर में पले बढ़े? तो इसका आंसर है झांसी। पले बड़े झांसी में, हालांकि जन्म उनका प्रयाग में हुआ था, लेकिन आपने लिखना है झांसी क्योंकि पले बड़े झांसी में थे। आगे, लेखक की पहली नौकरी के रूप में लगी। तो लेखक की पहली नौकरी किसके रूप में लगी थी? सिपाही के रूप में। मेजर तिवारी लेखक को हॉकी खेलने के लिए क्या करते थे? प्रेरित करते थे, है ना, हॉकी खेलने के लिए। गद्यांश में लेखक ने जिस समय का वर्णन किया है उस समय उनका हॉकी का खेल था अनुभवहीन, है ना, नौसिखिया थे वो, तो उनका अनुभवहीन था। 4 सवाल यहाँ पे, चारों के उत्तर आपने दे दिए। अब आप यहाँ से जो सवाल है वो 2-2 नंबर के हैं और आपको उनके आंसर लिखने हैं। तो अगला आपके पास प्रश्न होंगे जिसमें 3 प्रश्न आएंगे और 3 में से आपको 2 करने हैं। पहला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल के लिए माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने माँ से बहुत प्रेम करते थे। माँ ने भी राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत सपोर्ट किया था। आपकी जानकारी के लिए इनके घर में इसके पिताजी और इनके दादाजी इनको कई कामों के लिए रोकते थे, लेकिन माँ सपोर्ट कर देती थी। लेकिन माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि कुछ भी हो जाए किसी की जान मत लेना, किसी को जान से मत मारना। तो क्या लिखेंगे? राम प्रसाद बिस्मिल के लिए माताजी का सबसे बड़ा संदेश था कि किसी भी परिस्थिति में किसी को कभी भी जान से मत मारना। यही लिखना आपने। अगला है कि पहली बार सुल्तान घोड़े को देख करके खड़क सिंह आश्चर्यचकित क्यों रह गया? तो पहली बार जब खड़क सिंह ने सुल्तान घोड़े के बारे में सुना तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने सुना घोड़ा बहुत सुंदर है दिखने में, घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, घोड़ा जो है अच्छी सवारी है। तो मतलब उसने बहुत सारी तारीफ सुल्तान घोड़े की सुनी थी, वो आश्चर्यचकित रह गया। अगला है कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक की किस घटना ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बना दिया? तो आप लिखेंगे 1936 में क्या हुआ? मेजर ध्यानचंद को किसी गेम में रखा गया। अच्छा, गेम में रखा तो उनको कैप्टन बना दिया। फिर उनका जब खेल देखा तो लोग हैरान हो गए, क्या कमाल का खेल रहे थे। वो क्या कर रहे थे? गोल के पास ले जाते बॉल को और खुद गोल ना करके अपने दोस्त से गोल करवाते। माने कि खेल की भावना उनके अंदर कमाल की थी। अपनी तारीफ भले ना हो लेकिन दूसरे की तारीफ हो जाए, बस यही देख करके उनको हॉकी का जादूगर बना दिया। अब अगला आपके पास कुछ प्रश्न है जो कि 2 प्रश्न है 3-3 नंबर के। थोड़ा आपने बड़े आंसर लिखने इनके। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में क्या विचार था? अपने शब्दों में लिखिए। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने कहा राम प्रसाद बिस्मिल के लिए कि अगर राम प्रसाद बिस्मिल किसी दूसरी जगह, दूसरे देश में या दूसरी परिस्थिति में या दूसरे समय में
पैदा हुए होते तो देश के सबसे बड़े सेनापति होते, है ना। तो बस आपने यही लिखना है। दूसरा, बाबा भारती द्वारा गरीबों के प्रति चिंतित होना उनके स्वभाव के किस गुण को दर्शाता है? आपके अनुसार गरीबों की सहायता करना क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले लिखेंगे कि बाबा भारती द्वारा गरीबों के प्रति चिंतित होना उनके दयालुपन, उन्हें उनके परोपकार के भावना को दर्शाता है। वे दयालु थे, वो सबकी मदद करते थे। अब आप लिख दोगे गरीबों की सहायता करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें ये जीवन मिला है, इसे चाहे तो यूं ही बर्बाद कर दो, चाहे तो दूसरों की सेवा कर लो। गरीबों की सेवा करने से पुण्य मिलता है और जिनको ज़रूरत है हकीकत में उन्हें ही मदद की ज़रूरत होती है। आप किसी सक्षम या अमीर की मदद करो, किसी अमीर को आप 100 रुपये दे दो, कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन किसी गरीब को 10 रुपये 20 रुपये दे दो तो गरीब बहुत बड़ी दुआएं देते हैं। इसलिए गरीबों की सहायता करनी चाहिए। खेल के मैदान में मेजर ध्यानचंद अपने साथी खिलाड़ियों के लिए क्या प्रयास करते थे? तो पिछले प्रश्न में भी हमने डिस्कस किया कि खेल के मैदान में मेजर ध्यानचंद जी ये ध्यान रखते थे कि गोल मुझसे ना हो बल्कि मेरे दोस्त से हो। वो कभी भी दुश्मन के नज़रिए से नहीं देखते थे बल्कि अपने प्रतिद्वंदी के नज़रिए से देखते थे। अब खेल में क्या करते थे वो कि बॉल को ले गए, खेलते खेलते ले गए गोल के पास। अब गोल के पास ले जाके अपने दोस्त को दे देते थे कि तुम गोल करो ताकि तुम्हारा नाम हो, ताकि तुम्हारी तारीफ़ हो। लेकिन असली तारीफ़ तो मेजर ध्यानचंद की थी, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों की तारीफ़ करवाना चाहते थे। अब आपको गद्य खंड से आएगा। अब यहाँ पे रहीमदास के दोहे आ गए। सबसे पहले इन दोहों को आपने पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर आपको काव्य से प्रश्न आएंगे कि रही मन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी रहीमा। भाई रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़े इनको, क्योंकि बड़ों को देख करके कभी भी किसी को छोटा ना समझे। लघु न दीजिए डर, कभी भी किसी को कमज़ोर ना समझे, ना जाने कब हमारी कौन मदद कर दे। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। भाई जहाँ सुई काम आएगी वह तलवार काम नहीं कर सकता। आपको बटन लगाने होंगे, सुई काम करेगी। आपको कांटा निकालना होगा, सुई काम करेगी। भाई तलवार में धार होती है, लेकिन तलवार कांटा थोड़ी निकालेगा, ना तलवार बटन लगाएगा। तो सुई का काम कभी कम ना समझे, है ना। दूसरा है कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान कब रहीमा। चलिए मैं आपको सीधा बताता हूँ कि तरु पेड़ यानी कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीती है। कहीं रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे ही परकाज के लिए, दूसरों के लिए संपत्ति सच्चाई सुजान, जो सुजान होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो दानी लोग होते हैं, वो अपने पास धन अपने लिए नहीं परोपकार के लिए इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा होता है तो दान कर देते हैं, भंडारा कर देते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। आगे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। वह रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम का धागा है, जो रिश्तों के धागे वो बड़े कमज़ोर होते हैं। एक बार अपने रिश्ते में दरार आ जाए ना, उसे जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए अपने रिश्तों के धागों को मजबूत करके पकड़ो, टाइट करके पकड़ो, सम्मान करो अपने रिश्तों का। भाई मत तोड़ो छिटकाए, है ना। टूटे से फिर ना मिले, एक बार रिश्ते का धागा टूट जाए, प्रेम का धागा टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो गांठ पड़ जाता है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। प्रथम दोहा में क्या सीख देता है? प्रथम दोहा में देता है किसी की उपेक्षा न करना,
4 ऑप्शन में से एक सवाल सही है, सबसे लास्ट वाला। अगला है कि दूसरे दोहे में तरवर और सरवर का क्या अर्थ है। तरवर मतलब पेड़, सरवर मतलब तालाब, तो ये भी सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, पेड़ और तालाब। अगला है कि दूसरे दोहे के अनुसार सज्जन पुरुष संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं, इसका भी सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, दूसरों की भलाई के लिए। अगला है तीसरे दोहे में किसे बचाए रखने की सीख दे रहे हैं, किसे बचाना है, संबंधों को, प्रेम के संबंधों को, रिश्तों को, सबसे पहला वाला संबंधों को सही उत्तर है। अब आपको यहाँ पे काव्य से कुछ प्रश्न है, तो पहले 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, फिर 3-3 नंबर के। पहला सवाल है कि मातृभूमि कविता में वर्णित मलय पवन की क्या विशेषता है। भाई मलय पवन क्या करता है, हमारे तन और मन को शीतल कर देता है, ठंडा कर देता है, पवित्र कर देता है। बस आपने यही लिखना है कि मातृभूमि कविता में वर्णित मलय पवन को तन मन को ठंडा करने वाला कहा है, यही विशेषता है। अगला है कि पहली बूंद कविता में धरती को वर्षा की पहली बूंद अमृत के समान क्यों लगती है। वे धरती गर्म रहती है, तपी रहती है, बड़ी बेचैन रहती है ना। और जब बारिश की पहली बूंद धरती पर पड़ती है तो वो पानी नहीं बल्कि अमृत के समान लगता है। बड़े लंबे टाइम तक आप प्यासे रहो, फिर आप पानी पियोगे, ऐसा लगेगा हाँ आप क्या पी रहे हैं, सारे कोल्ड ड्रिंक, सारे ड्रिंक फेल हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से अमृत समान इसलिए लगता है क्योंकि लंबे टाइम बाद धरती को पानी मिल रहा है। अगला है कि कवि क्यों चाहता है हम स्नेह के दिए जलाते रहे। कवि इसलिए चाहता है ताकि सब लोगों में प्यार रहे, सब लोग मिलजुल के रहे, कहीं कोई लड़ाई झगड़े ना हो, मारपीट ना हो, है ना। इसीलिए वो चाहता है प्यार के दिए जलते रहे। अगला आपके पास 3-3 नंबर के सवाल है, जलाते चलो। कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है, जलाते चलो। अगर आपका मित्र किसी घटना से निराश हो जाए तो उसे निराशा से बाहर कैसे निकालोगे अपने दोस्त को। वे जलाते चलो में क्या कहा है कि आप अच्छे काम करते रहिए, आपको बुरे लोग परेशान करेंगे, आपकी टांग खिंचाई करेंगे, फिर भी आप अच्छे काम करते रहिए। अगर आपका दोस्त नेगेटिव हो जाए, आपका दोस्त परेशान रहे कई बार, तो आप उसे कैसे मोटिवेट करोगे। उसे यही कहोगे कि भाई मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे उपाय आप बता सकते हो। दूसरा, रहीमन विपदा मुसीबत को अच्छा मानते हैं, क्यों। रहीमदास जी कहते हैं कि विपदा यानी कि जो मुसीबत है, थोड़े दिन की अगर कोई मुसीबत है तो वो अच्छी होती है, कुछ दिन की। भाई 2-4 दिन की विपदा मुसीबत क्या करती है, जो हमारा अपना होता है वो हमें हालचाल पूछता है, हमारे नज़दीक आ जाता है, हमारी मदद करता है, पता लग जाता है ना हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। तो अपने पराये की जान पहचान परख के लिए रहीमदास जी कहते हैं कि थोड़े दिन की विपदा अच्छी होती है। जो हमारे पराये होते हैं वो हमारी विपदा मुसीबत में भाग जाते हैं, तो पता लग जाएगा आपको कि हमारा अपना नहीं है। अगला है तीसरा, मातृभूमि कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया। अच्छा, वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी ज़रूर कर लेना। लाइक जो है इसमें 1000 पार होने चाहिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको अपना देश भारत क्यों प्रिय है। भाई मातृभूमि कविता में लेखक कवि ने अपने देश का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। हमारे देश में जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। हमारे देश में हिमालय पर्वत है, हमारे देश में सीता का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ। हमारे देश में बड़े बड़े महान विभूतियाँ हुई, हमारे देश में साइंटिस्ट पैदा हुए, है ना, देवता यहाँ पैदा हुए। बस अपने देश की आप बता दीजिए आपको अपना देश क्यों प्रिय है। हमारे देश में सभी जाति धर्म संप्रदाय के सब लोग मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, सब लोग मस्त रहते हैं। लिख दो अपना। अच्छा, आगे आपके पास एक पत्र है, आपकी कक्षा स्कूल पिकनिक पर विज्ञान संग्रहालय जाना चाहती है, साइंस म्यूजियम।
निवेदन करते हुए प्राचार्य को पत्र लिखेंगे। भाई आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखेंगे कि आपकी क्लास साइंस म्यूजियम जाना चाहती है, तो आप लिखो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। विषय लिखेंगे साइंस म्यूजियम पिकनिक पर जाने हेतु। फिर आप लिख दो महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हमारी क्लास इस बार पिकनिक में साइंस म्यूजियम जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे विज्ञान के नए नए चीज़ें हमें दिखाई देती है, बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है। तो कृपया करके हमें वहाँ ज़रूर पिकनिक ले जाया जाए। आपकी बहुत कृपा होगी, हम बहुत सीख पाएंगे। ठीक है, इसे बना के लिख देंगे आप। या तो आप अगला लिखो, इस बार दिल्ली के पल पल बदलते मौसम ने आपको बहुत हैरान किया। भाई देखो अभी भी गर्मी बड़ी बुरी हालत है, बारिश नहीं हो रही। कभी बारिश हो रही है तो पूरा पानी भर जा रहा है, तो मौसम बड़ा परेशान कर रहा है। कब बारिश हो जाए कब धूप हो जाए पता ही नहीं चल रहा, गर्मी है कि सर्दी है। तो आपने ये पूरा माहौल बताना है। दिल्ली में गर्मी इतनी तेज़ है, आपकी नानी गांव रहती है, तो आप नानी को चिट्ठी लिखोगे, मेरी प्रिय नानी, आदरणीय नानी, नमस्ते, कैसे हो? मुझे उम्मीद है मेरी नानी बहुत अच्छी होगी। नानी मैं भी दिल्ली में बहुत अच्छा हूँ। फिर हम नानी को बताओ कि नानी वहाँ कैसे हो रहा है, यहाँ पे सब ठीक है। और नानी यहाँ पे गांव में तो बहुत बारिश हो रही है ना, हमारे उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही है। उत्तराखंड में हमारे गांव में बहुत ठंडा मौसम हो रखा है, यहाँ दिल्ली में मर रहे हैं। तो आप लिखो कि नानी गांव में तो अच्छा मौसम हो रहा है, मन मेरा करता है कि मैं भी आ जाऊं। दिल्ली में मौसम ने बहुत परेशान किया है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बहुत भयंकर बारिश हो जाती है। बना बना करके लिख दें। आगे आपको एक अनुच्छेद लिखना है, एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। 3 टॉपिक है। पहला बिजली के बिना एक दिन, दूसरा टॉपिक है पानी बचाना क्यों ज़रूरी है, और तीसरा टॉपिक है मेरे विद्यालय का भोजनावकाश। अगर आप लिखना चाह रहे हैं बिजली के बिना एक दिन, तो आप ये 3 टॉपिक लिखोगे कि दैनिक कार्यों में आई कठिनाइयाँ, परिवार ने मिलकर समय बिताया, बिजली बचाने का महत्व तो समझा। इन तीनों टॉपिक पे आप मिलके पूरा एक पैराग्राफ बना दोगे। पानी बचाना क्यों ज़रूरी है, तो पानी जीवन के लिए आवश्यक है। पानी की कमी के प्रभाव क्या क्या होते हैं, कुछ प्रभाव बता देना। पानी बचाने के सरल उपाय बता दो। मेरे विद्यालय का भोजनावकाश, मिड डे मील, इस पर लिख दो। या तो बातचीत और मिलकर खाने का आनंद है, वे सारे बच्चे मिलके खाते हैं, एक जगह खाते हैं तो मज़ा कुछ और है। मन का उत्साहित होना, हमारा मन एक्साइटेड होता है, आज क्या आएगा, आज क्या मिलेगा, है ना। दोस्तों के साथ खाने में भी एक्साइटेड होते हैं। विद्यालय की स्वच्छता का ध्यान रखना, मिड डे मील में उतना ही खाना लेना है जितना आप खा सको। और अगर आपका कभी खाना बच जाता है तो आप इसे वेस्ट ऐसे इधर ना करें, बल्कि डस्टबिन में डालें। तो ये तीनों में से एक लिखना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और किस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए, वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।